हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसको लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल है ये। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ विलियम गोल्डिंग, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, कंप्लीट समरी इन हिंदी, और लास्ट में हम करेंगे 50+1 लाइनर क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो आपके लिए जो आए वो अब तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहले हम पढ़ेंगे विलियम गोल्डिंग की बायोग्राफी को। पहले पढ़ेंगे विलियम गोल्डिंग की बायोग्राफी को एट ए ग्लांस। इनका जो फुल नेम है वो सर विलियम जराल्ड गोल्डिंग है। सर विलियम जराल्ड गोल्डिंग। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1911 कॉर्नवॉल इंग्लैंड। तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म हुआ है। इनकी डेथ होती है 19 जून 1993 पेनाल्ड वर्थल कॉर्नवॉल इंग्लैंड, इनकी डेथ होती है। इनकी नेशनलिटी है वो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश राइटर हैं। इनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, नोवेलिस्ट है, पोएट है, एसेस्ट है, स्कूल टीचर भी है। इनका प्रोफेशन है। नोटेबल स्टाइल क्या है इनकी, एलिगरिकल फिक्शन लिखते हैं, साइकोलॉजिकल रियलिज्म के बारे में बताते हैं। इनके पेरेंट्स, इनके फादर का नाम है एलेक गोल्डिंग, जो एक स्कूल मास्टर हैं एंड स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन रेशनलिज्म पर विश्वास करते हैं ये। मदर, इनकी माता का नाम है मिल्ड्रेड गोल्डिंग, जो क्या है सफोगेट एंड एक्टिव एडवोकेट फॉर वीमेन्स राइट्स। स्पाउस कौन है जी, एन ब्रूकफील्ड। इनकी स्पाउस है वो कौन है, एन ब्रूकफील्ड। इनकी शादी हुई थी 1939 में, जो क्या थी, केमिस्ट थी बाय प्रोफेशन। इनका फेमस वर्क है जो आज का टॉपिक भी है हमारा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो आया था 1954 में। नेक्स्ट वर्क है इनका द इनहेरिटेट्स, 1955 में आया था। पिंचर मार्टिन, 1956 में आया था। फ्री फॉल 1959 में आया था। द स्पायर 1964 में आया था। डार्कनेस विजिबल 1979 में आया था इनका वर्क। राइट्स ऑफ पैसेज 1980 में, इसी वर्क से इनको क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था। इनके मेजर अवार्ड भी हैं, इनको मेजर अवार्ड मिले थे। इनको मिला था नोबेल प्राइज, इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में 1983। इनको मिला था बुकर प्राइज 1980 में फॉर राइट्स ऑफ पैसेज के लिए। नाइटेड इन 1988 इनको अवार्ड है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोबेल प्राइज और आपका बुकर प्राइज। इनके वर्क की थीम क्या है, इन नेट ह्यूमन इवल, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी, लॉस ऑफ इनोसेंस और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इनके वर्क में देखने को मिलता है। और मिलता है साइकोलॉजिकल डेप्थ। इनकी वर्क की जो थीम है साइकोलॉजिकल डेप्थ है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है, और क्या, लॉस ऑफ इनोसेंस, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। इनकी लेजेसी क्या है, लेजेसी, विलियम गोल्डिंग रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश नोवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर हैं, 20th सेंचुरी के नोवेलिस्ट हैं।
हिज वर्क एक्सप्लोर द डार्कनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, एक्सप्लोर करते हैं डार्कनेस ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द फ्रेगाइल स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, मेकिंग हिज राइटिंग पावरफुल, सिम्बोलिक और टाइमलेस। इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, पावरफुल है, सिम्बोलिक है और टाइमलेस है। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इनके ऑथर है विलियम गोल्डिंग, पब्लिश हुआ था 1954 में। इसका जॉनरा ध्यान रखेंगे, इसका जो जॉनरा है, जॉनरा जो है एलिगरिकल नोवेल है ये, एलिगरिकल नोवेल है ये, डायस्टोपियन फिक्शन है ये। इसकी सेटिंग है अ डिजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड ड्यूरिंग अ वार टाइम इवोक्यूशन। ये क्या है, इसकी सेटिंग है डिजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड ड्यूरिंग इन वार टाइम इवोक्यूशन, युद्ध के समय की ये बात है। नरेटिव टेक्निक है इनकी थर्ड पर्सन ओमिसिएंट। थर्ड पर्सन होता है, कहता है ओमिसिएंट होता है। सिम्बोलिज्म क्या है इनमें, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्च। इसमें सिम्बोलिज्म क्या करता है, इसको आगे मैंने लिया है कॉन्च, हंस वो होता है ये शंख, बीस्ट, फायर, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ग्लासियस आइलैंड, ये क्या है सिम्बोलिज्म में। इसकी मेजर थीम क्या है, इसकी मेजर थीम है सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी, लॉस ऑफ इनोसेंस, इनहेरेंट इविल इन ह्यूमन नेचर, फियर एंड पावर, लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सोशल ऑर्डर। इनकी क्या थीम है, थीम को याद रखेंगे, पेपर में थीम से क्वेश्चन बनते हैं। की सिंबल क्या है, जैसे जो कौन सेल है, जो संख है, वो दिखाता है कानून, लॉ, ऑर्डर, डेमोक्रेसी को शो करता है। जो पिगीज ग्लासेस है, ये करेक्टर है पिगीज, वो दिखाता है रीजन एंड साइंस, विज्ञान को दिखाता है। द बीस्ट जो है इरेशनल फियर, जो डर को दिखाता है, ह्यूमन इवल को दिखाता है, मानव बुराइयों को दिखाता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाई जो टाइटल है इसका, सैटेनिक इविल, बुराइयों को दिखाता है विद इन ह्यूमन, जो मानव के अंदर होती हैं। फायर, इसमें फायर है वो क्या है, होप है, आशा है, होप ऑफ रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन, भेंड, मिसयूज, इसका गलत प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसमें, जो पहला करेक्टर है वो तुम्हारा रेफ या राल्फ है, रेफ। ये प्रोटोगनिस्ट है, 20 ईयर्स ओल्ड इंग्लिश बॉय है, 12 साल का बच्चा है। इलेक्टेड लीडर है ऑफ ग्रुप इन ऑन द आइलैंड। कुछ बच्चे हैं जो बच्चे आइलैंड पर फंस गए हैं, एक कहानी बताई गई है, बच्चे जो आइलैंड पर फंस गए हैं उनके बारे में कहानी है, वो कैसे आशा उम्मीद से वहाँ से निकल पाते हैं, तो उसमें ये बताया गया है। रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग को, इस तरह का ये प्रोटोगनिस्ट है, ये दिखाता है क्या कहीं को, रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स को, सिविलाइजिंग इन स्टेट को दिखाता है, मानव की सभ्यता को दिखाता है। अगला करेक्टर इसका उल्टा है, जिसका नाम है जैक। जैक एंटोगनिस्ट है, द लीडर ऑफ द हंटर्स, हंटर्स का लीडर है। लॉन्ग फॉर पावर, शक्ति का प्रयोग करता है। बिकम्स वाइल्ड, जानवर बन जाता है। बार्बरिक, रूड बन जाता है। एंड क्रूल, रिप्रेजेंट करता है द इंस्टिंक्ट ऑफ सेवेजरी, एक करता है सिविलाइजेशन को, एक करता है सेवेजरी को। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये शो करता है सेवेजरी को, असभ्यता को, ये करता है सिविलाइजेशन को। विद इन ह्यूमन बींग्स, एक मानव में कितनी असभ्यता होती है, क्रूल होता है, बार्बरिक होता है, वाइल्ड जानवर बन जाता है, उसको शो करता है। एक आता है सिविलाइजेशन, एक सभ्य व्यक्ति है जी। अगला करेक्टर है तुम्हारा साइमन। साइमन जो है एक साई बॉय है, शर्मीला लड़का है। बिहेव्स काइंडली, अच्छे से बिहेव करता है। रेडी टू वर्क फॉर द गुड फॉर द कम्युनिटी, और अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। रिप्रेजेंट करता है नेचुरल गुडनेस, एक अच्छाई का प्रतीक है ये, तो इसका नाम है साइमन। पिगी, पिगी जो है वो लेफ्टिनेंट ऑफ राल्फ है, राल्फ है, राल्फ इसका क्या है, लेफ्टिनेंट है। पेपर में लेफ्टिनेंट की पूछता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। इंटेलेक्चुअल बॉय है,
रिप्रेजेंट करता है साइंटिफिक को। पूछ लेता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कौन सा बच्चा था, वो रिप्रेजेंट करता है साइंस के लिए, साइंटिफिक के लिए। एंड रेशनल साइड ऑफ सिविलाइजेशन, ये किसके पक्ष में है? मानवता के पक्ष में है, सभ्यता के पक्ष में है। अगला करेक्टर है तुम्हारा रोजर। रोजर ये कौन है? लेफ्टिनेंट ऑफ जैक, ये उल्टा है उसका। एक है तुम्हारा जो उसका है, जो पिगी है वो राल्फ की तरफ है, और जैक है जो रोजर है वो जैक की तरफ है। जो ब्रूटलाइज है, द लिटलनेस मर्डर ऑफ पिगी, जो मर्डर कर देता है पिगी का, पिगी का मर्डर कर देता है बाय रोलिंग अ बाउल्डर। ध्यान रखेंगे, ये पिगी का मर्डर कर देता है। अगला करेक्टर है तुम्हारा सैम और एरिक। एरिक ये ट्यून्स हैं, दो भाई हैं, एसोसिएट करते हैं विद राल्फ, राल्फ के लिए काम करते हैं। लिव टुगेदर नो जैन सैमरिक, सैमरिक की तरह नाम जान जाते हैं। यही नाम क्या है? सैमरिक, यहाँ से बना सैमरिक, सैमरिक, सैमरिक। अगला है तुम्हारा जो सिम्बलाइज है, इस नोवेल का क्या है? टाइटल भी है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मक्खियों का स्वामी। दिस नेम इज गिवन टू शो द हेड, जो सुअर का जो होता है, मादा सुअर का जो होता है, सिर होता है, उसको दिखाता है। हेड इज इरेक्टेड एज एन ऑफरिंग टू द बीस्ट, एक जानवर होता है, सिम्बलाइज करता है द प्रीमोर्डियल इंस्टिंक्ट्स ऑफ पावर ऑन क्रूएल्टी को दिखाता है, जो क्रूएल्टी को शो करता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो आया था 1954 में, विलियम गोल्डिंग का ये की रचना है। ये आर.एम. ध्यान रखेंगे, आर.एम. बैलेंटाइन की उपन्यास द कोरल आइलैंड। ध्यान रखेंगे, आर.एम. बैलेंटाइन की उपन्यास द कोरल आइलैंड अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशियन का व्यंग पैरोडी है। ये क्या है? पैरोडी है उसकी। ये एक रोमांचकारी कथा है जो ये क्या है? एलिगरी है का रूप लेती है। इसमें मासूमियत के खोने, लॉस ऑफ इनोसेंस वाला उपन्यास कहा जाता है। मासूमियत को खोने वाले उपन्यास कहा जाता है। कहानी का वर्णन एक अज्ञात तृतीय पुरुष कथावाचक करता है, थर्ड पर्सन करता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें थर्ड पर्सन क्या करता है? कथा को बताता है, कहानी को बताता है। नरेटर है इसका नरेटर है। The narrator becomes the omniscient and peeps into the character, gives the character's inner thought. करेक्टर होता है इनके इनर थॉट के बारे में बताता है, जो पात्रों के विचारों में झांकता है, परंतु कथा में हस्तक्षेप नहीं करता है। स्वर टोन गहरा है, अंधकारपूर्ण है, और अंत में एक आशा की किरण दिखाई देती है। उपन्यास का परिदृश्य सेटिंग एक सूना उष्णकटिबंधीय द्वीप है। क्या है? उष्णकटिबंधीय द्वीप है। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि बीस्ट दानव, उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि बीस्ट दानव कोई भौतिक जीव नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक लड़के के भीतर छिपी बर्बरता है। कह रहा है कि जो बीस्ट होता है, दानव होता है, वो किसी व्यक्ति में छिपा हुआ कोई जानवर नहीं होता है, कोई इसका जीव नहीं है, बस कि हर मनुष्य जिसके अंदर क्या है? बर्बरता, क्रूअल्टी, लस्टनेस। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है तुम्हारी बीस्ट को, जो प्रत्येक लड़की के अंदर क्या छिपी है? बर्बरता का प्रतीक है। उपन्यास सभ्यता बनाम बर्बरता है। उपन्यास जो है सभ्यता बनाम बर्बरता है। मानव की जन्मजात बुराई है, निर्दोषता के खोने, विश्व पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे इसकी थीम क्या है। इसकी जो थीम है उपन्यास, जो थीम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाई, इसकी थीम है, उपन्यास का थीम समाज की खामियों की, मानव स्वभाव की खामियों को वापस ट्रेस करने का प्रयास करता है। उपन्यास जो है मानव स्वभाव की खामियों को और समाज की खामियों को। इसका नैतिक संदेश ये है कि किसी समाज की संरचना व्यक्ति नैतिक चरित्र पर निर्भर करती है, आदमी के चरित्र पर निर्भर करती है, किसी भी राजनीतिक प्रणाली पर नहीं, बल्कि चाहे वे कितनी भी तार्किक या सम्मानित क्यों ना हो जाए। पूरी पुस्तक प्रतीकात्मक है, केवल अंत में बचाव, रेस्क्यू में को छोड़कर। जब ये वयस्क सम्मानजनक और सक्षम दिखाई देता है,
वास्तविकता में बुराई उसमें भी मौजूद है। एक व्यक्ति इनको बचाने के लिए आता है, बच्चा ये बच्चों को बचाने के लिए आता है ये व्यक्ति, तो वही बता रहा है कि जो बुराई है वो उसके अंदर भी है। नौसैनिक अधिकारी बच्चों को द्वीप पर मनुष्य शिकार को रोकता है। जो नौसैनिक है अधिकारी बच्चों के द्वीप पर मनुष्य शिकार को रोकता है, लेकिन जिस क्रूर से ये बच्चों को ले जाएगा, जिस क्रूजर से ये बच्चों को ले जाएगा, वह भी जल्द ही अपने दुश्मन का उससे निर्दयी तरीके से शिकार करेगा। और ये वयस्क को उससे क्रूर को कौन बचाएगा? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ध्यान रखेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 12 चैप्टर हैं। इनके टाइटल हैं, इसका पहला टाइटल है तुम्हारा द साउंड ऑफ द सेल, शंख की ध्वनि, फायर एंड माउंटेन, पर्वत पर आग, हंट्स ऑन द बीच, समुद्र तट पर झोपड़ियाँ, पेंटेड फेसेस एंड लॉन्ग हेयर, रंगे चेहरे और लंबे बाल, बीस्ट फ्रॉम वाटर, पानी से आया दानव, नेक्स्ट है बीस्ट फ्रॉम एयर, आकाश से आया दानव, शैडोज एंड टॉल ट्री है, छाया और ऊंचे पेड़, गिफ्ट ऑफ द डार्कनेस, अंधकार के लिए भेंट है, अ व्यू टू द डेथ है, एक मृत्यु की झलक है, सेल एंड द ग्लासेस है, शंख और चश्मा है, कौशल और रॉक है, क्राई ऑफ द हंटर्स, क्राई ऑफ द हंटर्स है, शिकारी की पुकार है इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि 12 चैप्टर है। द सेंट्रल सिंबल्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, कौन कौन सी चीज़ होती है सिंबलाइज करती हैं? इस उपन्यास का केंद्रीय प्रतीक लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ये हिब्रू शब्द की बा स्लीजू का अनुवाद है, हिब्रू शब्द से अनुवाद है, हिब्रू शब्द से अनुवाद है। ग्रीक में इसे बेल्जीबब कहा जाता है, जो सड़न और विनाश का डेथ का प्रतीक है। ये मनुष्य के भीतर छिपी विनाशकारी शक्ति आईडी का प्रतीक माना जाता है। और कह रहा है कि और फिर वयस्क को और उसके क्रूजर को कौन बचाएगा? अब आती है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसमें 12 चैप्टर हैं, ध्यान रखेंगे। 12 चैप्टर हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है वो बताता है द साउंड ऑफ द सेल, शंख की ध्वनि, फायर ऑन द माउंटेन, पर्वत पर आग, हट्स ऑन द बीच, समुद्र तट पर झोपड़ियाँ। चौथा है पेंटेड फेसेस एंड लॉन्ग हेयर, रंगे चेहरे और लंबे बाल, बीस्ट फ्रॉम वाटर, पानी से आया दानव, बीस्ट फ्रॉम एयर, आकाश से आया दानव। छठा है शैडोज ऑन टॉल ट्रीज, छाया और ऊंचे पेड़। आठवां है गिफ्ट फॉर द डार्कनेस, अंधकार के लिए भेंट। नमा है अ व्यू टू अ डेथ, एक मृत्यु की झलक। 10वां है द सेल एंड द ग्लासेस, शंख और चश्मा। 11वां है कैसल रॉक। 12वां है क्राई ऑफ द हंटर्स, शिकारी की पुकार। ये क्या है? 12 चैप्टर है, ध्यान रखेंगे 12 चैप्टर है। अब आता है इसका सेंट्रल सिंबल्स ऑफ लॉर्ड फ्लाइज। लॉर्ड फ्लाइज का मतलब क्या है? इसमें आया था लॉर्ड फ्लाइज, उसका मतलब क्या है? उपन्यास का केंद्रीय प्रतीक लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है एक हिब्रू शब्द है। ये एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है, इसका हिब्रू शब्द है वाइल्जुएव का अर्थ होता है, ग्रीक में इसे बेल्जीबब कहते हैं। ये वही बेल्जीबब है जो आया था उसमें पैराडाइज लॉस्ट में आया था, जो सेकंड कमांडर ऑफ चीफ था। कहा जाता है जो सड़न और विनाश के डेथ का प्रतीक है। का प्रतीक है सड़न और विनाश के डेथ का प्रतीक है। ये डेके और डिस्ट्रक्शंस द मेन वर्क ऑफ द डेविल, ये मनुष्य के भीतर छिपी विनाशकारी शक्तियाँ, ये होता है मनुष्य के भीतर छिपी विनाशकारी शक्तियाँ आइड का प्रतीक माना जाता है।
जैसे जो शंख है, कौंच है, वो सभ्यता और व्यवस्था का प्रतीक है। जो पिगीस ग्लासेस है, पिगी का चश्मा है, विज्ञान और बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। सिग्नल फायर, ये जो है संकेत की आग है, वो सभ्यता से जुड़ाव है। बीस्ट दानव, मनुष्य के भीतर छिपी आदिम बर्बरता है। रैल्फ जो है व्यवस्था और नेतृत्व का प्रतीक है। जैक, एक करेक्टर है जैक, जो एंटेगनिस्ट है, बर्बरता और शक्ति की लालसा है। साइमन, जन्मजात मानव भलाई है। रोजर, क्रूरता और हिंसा है। लिटुलियंस, छोटे बच्चे हैं, जो आम जनता है। ये जो सो है, जो मादा सुअर है का पद उपन्यास का निर्माण निर्णायक मोड़ होता है। सुअर माता का। अब एक बताया गया है इसमें किलिंग ऑफ द सो, नर्म वो मादा है, मादा सुअर, उसकी हत्या। वे उसके पीछे थे जब लड़खड़ाती हुई एक खुले स्थान पर पहुंची जहाँ चमकदार फूल खिले थे। तितलियां एक दूसरे के चारों ओर नाच रही थीं और हवा गर्म और स्थिर थी। गर्मी से चूर होकर सुवर्णी गिर पड़ी और शिकारी उस पर टूट पड़ी। जो शिकारी होते हैं उस पर टूट पड़ते हैं। ये भयानक हमला उसे पागल कर देता है। वह चीखती उछलती हवा, पसीने, शोर, खून और आतंक से भर जाती है। रोजर है, चारों ओर दौड़कर जहां भी सुअर का मांस दिखता है भाला मारता है। जैक, उसके ऊपर चढ़कर चाकू से वार कर रहा था। जैक एंटेगनिस्ट है। रोजर ने भाले की नोक को एक जगह गड़ा दिया और पूरे वजन से धकेलने लगा। भाला इंच इंच आगे बढ़ता गया और सुअरनी की भया चीख तीखी होती गई। फिर जैक ने उसका गला काटा और गर्म खून उसके हाथों पर फूट पड़ा। सुअरनी के आगे ढह गई और शिकारी संतुष्ट होकर उसके ऊपर भारी पड़े रहे। चारों ओर तितलियां अब भी नाच रही थी, मानो इस हिंसा से पूरी तरह बेखबर हूं। स्टोरी ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। स्टोरी क्या है इसकी? लॉर्ड ऑफ द फ्लाई एक ऐसे लड़कों की समूह की कहानी है जिसमें उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच की है। ध्यान रखेंगे, ये कहानी है 6 से 12 वर्ष के बच्चों की। 6 से 12 वर्ष के बच्चों की कहानी है। ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है, द्वितीय विश्व युद्ध की बाद का समय है। ब्रिटिश बच्चों के एक समूह को परमाणु बमों से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। ब्रिटिश के जो बच्चे हैं, ब्रिटिश बच्चों की एक समूह को परमाणु बमों से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में विमान पर हमला हो जाता है। पायलट को मजबूरी में एक छोटे द्वीप पर विमान उतारना पड़ता है। बच्चों से भरी यात्री ट्यूब नीचे गिर जाती है। विमान में आग लग जाती है। अब बच्चे किसी भी वयस्क के बिना एक निर्जन द्वीप पर अकेले रह जाते हैं। जो उसका पायलट था वो भी मर जाता है। अब केवल बच्चे हैं जो 6 से 12 साल की उम्र के हैं। रखेंगे, अब केवल बच्चे हैं जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं। कहानी की शुरुआत होती है। बच्चे ट्यूब से बाहर निकलते हैं। जो ट्यूब गिरा था ऊपर से, उससे निकलते हैं। उन्हें खाने के लिए फल, तैरने के लिए तालाब और भोजन के लिए छोटे छोटे सुअर पिगलेट्स मिलते हैं। द्वीप पर पहला आने वाला लड़का था रैल्फ। ये पहला व्यक्ति था जो उस पर आया था, द्वीप पर आया था। ये पूछ सकता है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन आया था। दूसरा व्यक्ति था पिगी। ये पिगी था। पिगी मोटा लड़का है और हमेशा चश्मा पहनता है। ध्यान रखेंगे, पिगी एक छोटा लड़का है, मोटा लड़का है और हमेशा चश्मा पहनता है। पहला व्यक्ति था
रेल्फ। धीरे धीरे जैक आता है, साइमन आता है, रोजर आता है, सैम और एरिक आते हैं और अन्य लड़के भी आ जाते हैं। वे अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। द्वीप पर कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनकी ना उनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति है जो उनको संभाल सके, बचा सके। आग जलाने, झोपड़ी बनाने, सूरों को शिकार करने जैसी जिम्मेदारियां बांटी दी जाती हैं। पहला जो होता है शंख की खोज। वो लोग कहते हैं शंख की खोज करते हैं, कौच की खोज करते हैं। लड़के पानी में नहाते हैं, उन्हें एक कौच शंख मिलता है। पिगी रेल्फ को इसे बजाना सिखाता है। जो पिगी जो है रेल्फ को बजाना सिखाता है। शंख की आवाज़ सुनकर सारे लड़के, बड़े बड़े छोटे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। जैक अपने गोल्ड बेज वाले लड़कों के साथ रहता आता है। जैक जो है गोल्ड बेज वाले बच्चे, इसका ग्रुप अलग है और रेल्फ का ग्रुप अलग है। रेल्फ कहता है कि उन्हें अपना समाज बनाना होगा। जैक भी नेता बनना चाहता है, रेल्फ भी नेता बनना चाहता है। दो ग्रुप बनेंगे, एक जैक का बनेगा, एक बनेगा रेल्फ का। जैक भी बनाना चाहता है, परंतु रेल्फ संघ की वजह से चीफ मुखिया चुन लिया जाता है। संघ नेतृत्व अव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। धीरे धीरे जैक और रेल्फ के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। द्वीप की खोज। द्वीप की खोज। रेल्फ, जैक और साइमन द्वीप का निरीक्षण करने जाते हैं। देखते कि वहां कोई इंसान नहीं है, लेकिन फलदार पेड़ और सुअर भरपूर है। फिर मीटिंग बुलाई जाती है। तय होता है कि जिसके हाथ में शंख होगा भाई यहाँ का नेता होगा, लीडर होगा। वो क्या होगा? बच्चों का लीडर होगा। रेल्फ कहता है कि पहाड़ की चोटियों पर धुआं करते रहना होगा। जो पहाड़ की चोटियां पर धुआं करता रहना होगा ताकि कोई जहाज देखकर उन्हें बचा सके। बच्चे खुद को अपने आप को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और पर लड़कों के आसपास के पास आग जलाने के लिए माचिस नहीं है, इसलिए पिगी जो ग्लासेस पहनता है, चश्मा पहनता है, चश्मा धूप में फोकस करके आग जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। डेथ बीस्ट की अफवाह। एक अफवाह फैलती है कि जंगल में कोई बीस्ट है, कोई दानव है, डेथ है। असल में वह एक डेड एयरमैन होता है। जो एयरमैन होता है मरा हुआ हवाई सैनिक होता है, जिसकी पैरासूट वाली बॉडी पेड़ पर उलझी होती है। सैम और एरिक इसे देखकर डर जाते हैं, उसे डेथ समझकर बताते हैं। रेल्फ, जैक और साइमन उसे देखने जाते हैं और वही गलती करते हैं जो डेथ समझ लेते हैं। अब आता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जन्म होता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जिसका टाइटल भी है नोबल का। जैक एक मादा सुअर को मार देता है। जैक एक मादा सुअर को मार देता है, उसका सिर एक डंडे पर टांग देता है। यही सिर बाद में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बन जाता है, मक्खियों का स्वामी। जो सिर होता है जिसपे जैसा खून लटक रहा है, उस पर बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, बहुत सारी मक्खियाँ, एक बहुत बड़ा सा झुंड हो जाता है। तो वही भिनभिनाती हैं। तो जो सिर है वो बताता है कि ये क्या स्वामी है। जो भी मक्खियाँ आती हैं, जैक खुद को रंग देता है और आदिम जंगली जैसा बर्ताव करने लगता है। जैक वह अपने हंटर शिकारी का समूह बनाता है। जो लोग होते हैं उसके हंटर शिकार करते हैं। रेल्फ का विरोध करता है, वह दोबारा चुनाव की मांग करता है, लेकिन अधिकांश लड़के रेल्फ के साथ रहते हैं। जैक नाराज होकर अलग कैंप बना लेता है। साइमन की मृत्यु। साइमन सच्चाई जान जाता है कि बीस्ट कोई दैत्य नहीं बल्कि मरा हुआ क्या ना एयरमैन है। ये खबर देने आता है, लेकिन जैक के कैंप में लड़के उन्मादित होकर उसे दैत्य समझ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। दैत्य की क्या साइमन की कर देते हैं हत्या। रात को वो नहाने जाता है, वहां से वो आता है कि कोई ये व्यक्ति है, एयरमैन है, पर बताने आता है, लेकिन उसे क्या मान लेते हैं? दैत्य मान लेते हैं, बीस्ट मान लेते हैं और उसको वहीं मार डालते हैं। तेज बारिश में साइमन और एयरमैन दोनों की लाशें समुद्र में बह जाती हैं। साइमन और एयरमैन की, जो एयरमैन था। अब पिगी की हत्या होती है। जैक रात में हमला करके पिगी का चश्मा ले जाता है, जो आग जलाने का एकमात्र साधन था। रेल्फ, पिगी, सैम और एरिक जैक से बात करने जाते हैं। ये सब लोग जैक से बात करने जाते हैं। जैक झगड़ा करता है।
जैक बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। अचानक रोजर एक भारी चट्टान ऊपर से धक्का देता है। रोजर है जो एक भारी चट्टान पर से धक्का दे देता है और जो पिगी है उसकी पिगी की मौत हो जाती है। सैम और एरिक पकड़े जाते हैं। रैल्फ जंगल में छुप जाता है। अंत में रैल्फ जो होता है रैल्फ बच जाता है। जब पूरा जंगल रैल्फ को मारने के लिए आग लगा देता है। रैल्फ भागता है, गिरता है, बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने कौन है? एक नेवी ऑफिसर है जो खड़ा होता है। अधिकारी कहता है कि वह धुएं क्यों देख कर आया है। जंगली बने सभी लड़के डर जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। रैल्फ अपनी मासूमियत के खोने पर पिगी की मृत्यु के लिए रोता है। अब उम्मीद है कि फिर से सभ्यता सिविलाइजेशन लौटेंगे। तो ये क्या था? ये कहानी थी। ये बच्चों ने अपने आप को कैसे बचाया था, उसमें कैसे बच्चे बर्बरता करते हैं, जानवर बन जाते हैं, बिस्ट बन जाते हैं। तो इसमें ये बच्चे को दिखाते हैं और कैसे अपने आप को वहाँ से बचाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये नोवेल है। अब हम पढ़ेंगे 50 वाला क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा आंसर टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल? तो रैल्फ है। हु बिकम द लीडर ऑफ द हंटर्स? हंटर का भी हो जाता है, वो जैक हो जाता है। हु रिप्रेजेंट्स साइंटिफिक एंड रेशनल थिंकिंग? वो कौन है बच्चा? पिगी। हु रिप्रेजेंट करता है नेचुरल ह्यूमन गुडनेस? साइमन है। हु मर्डर्स पिगी? पिगी को कौन मारता है? रोजर। हु व्हाट ऑब्जेक्ट सिंबलाइज सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर? तो कौन सा शब्द है, कौन सी ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? सिंबलाइज करता है सिविलाइजेशन को। वो है कॉन्च। व्हाट वीक्स व्हेन पिग्स इज किल्ड? कॉन्च। हु रिप्रेजेंट करता है सेवेजरी एंड द डिजायर फॉर पावर? वो जैक है। सेवेजरी। व्हाट इज पिगीज रियल फिजिकल वीकनेस? क्या है? इज पुअर आईसाइट। ये पिगी है, उसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है। व्हाट इज द सेंट्रल सिंबल ऑफ इवल इन द नोवेल? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। व्हाट इज द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? द शो इज हेड ऑन अ स्टिक। ये क्या है? ये एक सुअर का सिर होता है, सुअरनी का, और एक लकड़ी होती है, उस पर टांग दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ भ्रमणाती हैं। तो वही क्या बन जाता है? बहुत सारी मक्खियाँ भ्रमणाती हैं। तो वही क्या है? इसका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, जो असभ्यता का क्या है? प्रतीक है। व्हाट डज पिगी यूज टू क्रिएट फायर? हिज ग्लासेस। व्हाट डज फायर सिंबलाइज? होप ऑफ रेस्क्यू। रेस्क्यू क्या होती है? वो आशा होती है। हु व्हाट किल्स साइमन? तो ए फ्रेंजिड रिचुअल डांसेस। हु डिस्कवर्स द कॉन्च? रैल्फ। हु टीचेज रैल्फ टू ब्लो द कॉन्च? पिगी। पिगी बताता है कि कैसे ऐसे बजाया जाता है। हु आर द ट्यून्स लॉयल टू रैल्फ? ये दो बच्चे होते हैं जो रैल्फ के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, सैम और एरिक। व्हाट इज द ट्यून कंबाइंड नेम? सैमरिक। उनका नाम होता है सैमरिक, ध्यान रखेंगे, सैमरिक। हु मिस्टेक्स द डेड आयरन मैन फॉर द बीस्ट? तो कौन गलती करता है? सैम और एरिक। व्हाट डज जैक पेंटेड ऑन हिज फेस? बार पेंट। व्हाई डज जैक यूज फेस पेंट? क्यों करता है? टू बिकम सेवेज। वो क्या हो जाता है? एकदम जानवर, जंगली हो जाता है। बार पेंट। हु फर्स्ट स्पीक अबाउट द बिस्टी? तो कौन बोलता है? ये लिटिलियन, एक ग्रुप होता है बच्चों का, ये बोलते हैं। व्हाट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन टू द आइलैंड? तो कौन गिरता है आकाश से? द डेड ईयर मैन। व्हाट चैप्टर इन्वॉल्व करता है द किलिंग ऑफ द शो? चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज द रैल्फ्स मैन विश फॉर रेस्क्यू? उसकी विश क्या होती है? उसकी विश होती है टू कीप द सिग्नल फायर बर्निंग। आग जलाते रहना होगा, जिससे कि कोई व्यक्ति जहाज हमको देखकर यहाँ हमें बचाने आ जाए। व्हाट डज द कॉन्च रिप्रेजेंट? कॉन्च रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी के लिए, प्रजातंत्र। व्हाट डू पिगीज क्लासेस रिप्रेजेंट? इंटेलेक्ट एंड साइंस।
व्हाट डज जैक्स ट्राई स्टील फ्रॉम रैल्फ? वो क्या चुरा लेता है? वो पिगीज की ग्लासेस को चुरा लेता है, जो एकमात्र कार्य का साधन था आग जलाने का। हु सेव द बॉयज एट द एंड? तो ये नेवल ऑफिसर। Who saved the boy at the end? A naval officer. What forces Ralph to run for his life at the end? तो कौन भागता है? तो मैन हंट। What do the लिटिल लंस सिम्बलाइज करता है? कॉमन पीपल। लिटिल लाइन्स है, लंस है, वो सिम्बलाइज करता है कॉमन पीपल के लिए। What is the main setting of the novel? ये क्या है? डिजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड है। What war formed the backdrop of the story? तो ये वर्ल्ड वार सेकंड की बात की स्टोरी है। ये नोवेल है, आया था 1954 में। वो रिप्रेजेंट करता है सिविलाइजेशन एंड लीडरशिप। तो रैल्फ है, वो रैल्फ है। हु बिकम द मोस्ट ब्रूटल करेक्टर? और ज़्यादा खतरनाक ब्रूटल हो जाता है, वो होता है रोजर। व्हाट डज द बीस्ट एक्चुअली सिम्बलाइज? वो कहते हैं इनर ह्यूमन इविल को, कि आदमी कैसा हो जाता है जब बच्चे अकेले रहते हैं, तो उनके अंदर से किसी जानवर की सभ्यता जन्म लेती है। हु फर्स्ट नेम्स द शूज हेड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? साइमन बोलता है इसको। हु गिव्स मीट टू बॉयज टू ल्योर देम? जैक बच्चों को देता है, मीट देता है। What do shelters symbolize? प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर का काय का प्रतीक है। What does Jack fail to maintain, causing a ship to miss them? एक सिग्नल फायर। Who cries at the end of the innocence? तो कौन चिल्लाता है कि एंड ऑफ द इनोसेंस? रैल्फ। What do Jack's hunters become? जो जैक का जो हंटर था वो क्या हो जाता है? एकदम सेवेज जानवर हो जाते हैं वो। Whose death symbolize the end of the wisdom? तो पिगी की डेथ होती है, जो सिम्बलाइज करती है एंड ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का अंत। Whose death सिम्बलाइज करती है द एंड ऑफ द गुडनेस, अच्छाई का अंत हो गया, होता है साइमन। What do the boys use for calling assemblies? तो कहते हैं कॉन्च को लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसे प्रयोग करते हैं। What does the naval officer represent? वो कहता है द रिटर्न ऑफ द सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन का प्रतीक है। What is the meaning of लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? बेल्जीबब, ये क्या डेविल है। What happens to the island at the end? It burns, जल जाता है पूरी तरह से। What reveals Ralph location to the officer? तो कौन बताता है कि ये बच्चे हैं? तो बताता है स्मोक फ्रॉम द फायर, उन्होंने जो आग जलाई थी धुआं दे रहे थे, जिससे कि लोग कोई आए तो यहाँ समझ जाए कि यहाँ बच्चे हैं, कोई व्यक्ति है। उसे कहता है आई एम चीफ एट द एंड? जैक कहता है कि आई एम चीफ। व्हाट काइंड ऑफ नोवेल इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? ये क्या है? एलिगरिकल नोवेल है। तो ये हमारा नोवेल था और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और कल का टॉपिक है, कल सुपर संडे है। संडे को हम पढ़ेंगे होमोफोन्स, होमोनियम्स और पेरोनियम्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी का, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल वोकैब के सेक्शन में। और सुपर संडे है तो स्पेशल तो होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं कल।